हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। ये हमारा सेट नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है, जिसके अंदर आपसे स्टूडेंट का आपके कुछ क्वेश्चन बच गए थे। जैसे कि आपके मैंने बोला था आपसे स्टूडेंट को 2 नंबर वाले क्वेश्चन और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर में कराने वाला हूँ। तो आज इस पार्ट के अंदर हम कंप्लीट करेंगे अपने। और इससे पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर आपसे स्टूडेंट का सारे इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन मैंने करा दिया था। वीडियो का लिंक आपको मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो फटाफट से जाकर के देख लेना वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट, अपने शुरू करते हैं अपनी क्लास को। चलो क्वेश्चन पेपर आपको मैं दिखा देता हूँ। ये रहा क्वेश्चन पेपर। इससे पहले आपके 17-18 क्वेश्चन थे, सारे कंप्लीट करा दिए थे मैंने। अब आके बच गए आएंगे वह हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं हम। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 19 है, और आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, टोटल 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में से आपको एग्जाम करने में सिर्फ और सिर्फ 5 ही क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। कोई भी टेस्ट 5 ही करना। ठीक है। सबसे पहले ना 6 में से करने से पहले ये चेक कर लेना किसका आंसर आपको ना क्वेश्चन फटाफट से पढ़ लेना, किसका आंसर आपको आता ही नहीं, बिल्कुल भी याद हो ही नहीं। ठीक है, तो उसको सेलेक्ट कर लेना, उसको छोड़ देना, बाकी सबका लिख लेना। ठीक है, तो जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपको करना है, पसंद है वैसे कर लेना। तो 19 क्वेश्चन आपका, उम्र बढ़ने के कारण होने वाले किन्हीं 4 शारीरिक परिवर्तन का उल्लेख करें। ठीक है, उम्र बढ़ना, समझ रहे हो आप क्वेश्चन का मतलब? आपको स्टूडेंट बहुत बढ़िया जगह समझ गए होंगे। तो चलो करते हैं। तो फर्स्ट जो परिवर्तन आता है मांसपेशी का आकार और ताकत कम। ठीक है, ताकत कम हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है हड्डियों का घनत्व कम होने लगता है। हड्डियों का घनत्व क्या होता है? घनत्व का मतलब जो कैल्शियम होता है ना, कैल्शियम जुड़े रहते आएंगे। ठीक है, कैल्शियम जो जैसे कि हमारे सबको पता है हमारी हड्डियां कैल्शियम से मिलकर बनी रहती है। तो कैल्शियम कैल्शियम ना छोड़ने लग जाता है, हड्डियां क्या है, छोड़ने लग जाते हैं कैल्शियम को, तो वही घनत्व कम होने लग जाता है, इसका मतलब ये है। ठीक है, और 4 लिख रहे थे हमारे टोटल। तीसरा आप लिख सकते हो मेटाबॉलिक रेट। चैप इसको हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं चयापचय दर धीमी हो जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है? आपका भोजन का पाचन पूर्ण ना होना। जैसे इसमें क्या होता है आपका मेटाबॉलिक रेट के अंदर में क्या होता है, इसमें भोजन का जो पाचन होता है ना आपका पूर्ण ना हो पाना, नहीं कर पाता है। ठीक है, भोजन का पाचन पूर्ण मतलब कि अपने भोजन में से जो ऊर्जा को निकालने की जो मात्रा होता है ना, वह कम करने हो जाता है, कम करने लग जाता है हमारा शरीर, पूरे तरीके से ऊर्जा नहीं निकाल पाता है। ठीक। नेक्स्ट आप लिख सकते हो दृष्टि और श्रवण, देखने में सुनने में कमजोर होना। ठीक है, कमजोर हो जाना हो जाता है, ये हो गया। नेक्स्ट आप लिख सकते हो हृदय की पंप करने की जो क्षमता और रक्त वाहिकाओं का लचीलापन कम हो जाता है। ठीक है, तो ये सब आप कारण लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लक्ष्य की स्थापना के बारे में बताइए। लक्ष्य की स्थापना के बारे में बताना है। लक्ष्य, गोल, गोल सेट करना अपने गोल को। ठीक है, आपका गोल क्या है? ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि लक्ष्य की स्थापना, जब हम कोई भी हमारा लक्ष्य होता है, ड्रीम होता है, उसकी हम स्थापना करता है, के बारे में बताना है। इससे लक्ष्य हम क्यों करते हैं, इसमें बता सकते हो आप, क्यों करते हैं हम, इससे क्या फायदा होता है, ये सब आप बता सकते हो। चलो बताते हैं। तो लक्ष्य की स्थापना के बारे में सिर्फ कुछ यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने लिख रखा है। 2 नंबर के क्वेश्चन आपके चल रहे हैं। लक्ष्य की स्थापना एक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने लक्ष्यों को सोचते हैं, लिखते हैं, फिर उसकी, ठीक है, उसकी प्राप्ति के लिए एक पाथ या रास्ता बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया। और जिस पर हम चलते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते तो हम अपनी जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो अगर हम ऐसा नहीं करते तो, ठीक है, ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करने का मतलब क्या है? लक्ष्य नहीं, इसकी स्थापना नहीं करते। ठीक है, ऐसा ना करने मतलब कि लक्ष्य की स्थापना न करने पर हम जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो जिंदगी का एक गोल होना जरूरी है। ठीक है, लक्ष्य होना जरूरी है। तो इस पे लक्ष्य के लिए आप क्या करो, पहले लक्ष्य सोचो, फिर इसके बारे में सोचो, फिर इसको लिख लो, लिख लिए, इसके बाद ना पाथ तैयार करो। पाथ में रास्ता, कैसे कैसे आप वहां तक पहुंच पाओगे, ये सब चीजें। ठीक है, तो यहाँ तक लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, खेलों में प्रतिभाओं की पहचान के बारे में संक्षेप में बताइए। खेलों में प्रतिभा की, ठीक है, प्रतिभा जानते हो मतलब कि हुनर। खेलों में हुनर की पहचान कैसे पहचान कर पाते हैं हम? ठीक है, खेलों के अंदर में अलग अलग बच्चों के पास में उनके पास अलग अलग स्किल होता है, अलग अलग उनके हुनर से होते हैं, कैसे हम पहचान कर पाते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में संक्षेप में हमारे को बताना है। तो देखो, पहला आएगा आपको, देखो एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। देखो, खेलों में जो, जैसे कि खेलों में प्रतिभा की पहचान कैसे कर पाते हैं, जो भी सारे शिक्षक होते हैं, ठीक है, वह कैसे कर पाते हैं कि कोई भी बच्चा कितना टैलेंटेड है, किस खेल में उसकी रुचि है, किस खेल में उसकी रुचि नहीं है। ठीक है, वह कैसे चुन पाते हैं, सारे शिक्षक के पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन का हमारा इस आधार पे देना है हमारे को। ठीक है, तो आपका देखो, तो पहला एक व्यवस्थित, यह एक जो हैगा
चुनने की जो प्रक्रिया है, ये जो चुनने की प्रक्रिया आपका हैगा एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें उन व्यक्तियों को ढूंढा और पोषित किया जाता है, उन व्यक्तियों को ढूंढा जाता है, पोषित किया जाता है, पोषित का मतलब उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, और जिनमें किसी खेल में भविष्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की क्षमता होती है, ठीक है, जिसमें और जिनमें किसी खेल की भविष्य के अंदर में पहले तो उन लोगों को ढूंढना जाएगा। आप समझ रहे हो इसका मतलब क्या, आसान सा ही भाषा बोलने में बोला जा रहा है। नेक्स्ट देखो, आप लिख सकते हो, 2 ही पॉइंट लिखने की जरूरत है वैसे। इनमें सिर्फ वर्तमान प्रदर्शन नहीं बल्कि शारीरिक हो गया, तकनीक हो गया, मनोवैज्ञानिक कारकों का मूल्यांकन करके भविष्य की क्षमता का अनुमान लगाया जाता है, ताकि उन्हें सही प्रशिक्षण और वातावरण देकर भविष्य स्तरीय, ठीक है, विश्व स्तरीय खिलाड़ी बनाया जा सके। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ अभी जो वर्तमान में जो प्रदर्शन कर रहा है बच्चा, उसी को देख करके नहीं होता है। ठीक है, इसमें इसमें सिर्फ वर्तमान प्रदर्शन नहीं बल्कि, ठीक है, वर्तमान प्रदर्शन के नहीं, इसमें जो अभी जिस आधार पे वो बच्चा खेल रहा है, जिस भी छोटे लेवल पे वो बच्चा खेल रहा है, उसको ऊपर से उसको उसको वहां से भी ऊपर उठाना आएगा। ये नहीं कि बच्चा फिर हट जाए उस खेल से, ऐसा ही नहीं, आगे तक उसको बढ़ाना होता है। ये है। और इसके कुछ योजनाएं हैं, जैसे कि जो ये सब अपने बच्चों को चुनते आएंगे, ये सब SAI हो गया आपका, NST के NSTSS हो गया, खेलो इंडिया हो गया, ये सब आपके बच्चों के प्रतिभाओं को चुनते आएंगे, देखते हैं किस बच्चे के अंदर में क्या प्रतिभा है, क्या प्रतिभा, क्या स्किल है इनके अंदर में, ये सब। ठीक है, तो आप बेसिकली ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी पॉइंट लिख सकते हो, और तीसरा पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो, बाकी कोई भी आपको 2 बेस्ट लिखना है। नेक्स्ट देखो आपका सह ठीक है, सहन क्षमता की व्याख्या कीजिए, सहन क्षमता के प्रकारों को सूचीबद्ध कीजिए। सहन क्षमता किसे कहते हैं, उसके प्रकार हमारे को बताना है। देखो, सहन क्षमता इसको इंग्लिश में कहते हैं एंडोरेंस कहते हैं, और शरीर की वह क्षमता जिसमें जिसमें व्यक्ति बिना थके लंबे समय, ठीक है, लंबे समय तक किसी शारीरिक गतिविधि को जारी रख सकते हैं। ठीक है, सर क्या होता है, सहन क्षमता किसे कहते हैं हम, शरीर की, ठीक है, शरीर की वह क्षमता होता है जिसमें व्यक्ति बिना थके लंबे समय तक किसी गतिविधि को जारी रख सकता है, जैसे कि लंबी दौड़ हो गया, ठीक है, बिना थके। आगे करते हैं कि इसके प्रकार की बात करते हैं, इसके 3 प्रकार होते हैं, हृदय संवाहन, ठीक है, हृदय हृदय संवाहिनी सहन क्षमता, पेशीय सहन क्षमता, सहन शक्ति, और विशिष्ट सहन शक्ति, ये इसके 3 प्रकार होते हैं। हृदय समझ गए होंगे, हार्ट होता है, पेशी मतलब मांसपेशी होगा, विशिष्ट इसके अंदर में पूरे ओवरऑल शरीर के अंदर में आ जाता है। ठीक है, ओवरऑल शरीर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको हटा ही देता हूँ, बार बार आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हैगा, ऐसे आई खेलो टेस्ट की गणना किस आयु वर्ग के लिए की जाती है। ठीक है, ऐसे आई जो टेस्ट होता हैगा, इसकी गणना किस आयु वर्ग के कौन से आयु वर्ग के बच्चों को लिया जाता हैगा, इस आयु वर्ग के लिए अन्य प्रशिक्षण के नाम बताइए, इस वर्ग अन्य प्रशिक्षण के नाम बताना है। ठीक है, तो इसमें ऐसे क्या करता है, ये खेल का खेल का निर्धारण करता है। ठीक है, खेल के बारे में सब कुछ देखता चुनता आएगा। ठीक है, और ये बच्चों के अंदर में ना, जैसे कि ये बच्चों के, जैसे कि कौन से उम्र, जैसे कि मान चलो 5 से लेकर 10 तक के उम्र के बीच में, ठीक है, कौन कौन से बच्चों को क्या क्या खेल खिलाना चाहिए, क्या क्या नहीं खेल खिलाना चाहिए, ये सब कुछ बताता है ये। ठीक है, तो चलो, तो पहले ऐसे आई खेलो टेस्ट आयु वर्ग जो आपके आएंगे, जो जो आयु वर्ग इसमें लिए जाते आएंगे, वे आपके आएंगे 5 से 8 वर्ष है, और 9 से 18 वर्ष तक के हैं। ठीक है, पहले आयु वर्ग मिल गया आपको। अब इसमें बात करते हैं हमारा 5 से 8 वर्ष के बीच में, उनके बीच में क्या क्या प्रशिक्षण कराया जाता है उनका। ठीक है, ये टेस्ट जो होता है खेलो टेस्ट आयु वर्ग जो आपका है, ठीक है, ठीक है, तो ये ऐसे आई खेलो टेस्ट, ये मतलब कि किसी वर्ग के लिए, ठीक है, किसी किसी आयु वर्ग के लिए बच्चा हो गया 5 से 10, समझ लो ये हो गया, और आयु वर्ग के लिए अन्य प्रशिक्षणों के नाम। अब इन दोनों के इनसे इन जो वर्ग है, ये वाला जो वर्ग है आपका 5 से 10 वर्ग, उनके बीच में क्या कैसे कौन कौन से खेल खिलाए जाएंगे, जिससे कि उनके स्वास्थ्य जो होते हैं, स्वास्थ्य को मापा जाएगा। ठीक है, हेल्थ को देखा जाएगा, कहाँ पर है, कहाँ पर स्थिति, किस स्थिति में है, नहीं है, सही है कि नहीं, ये सब। तो आपका 5 से 8 पहला वर्ग जो होता है आपका 5 से 8 वर्ष के होते हैं, जिसमें आपका प्रशिक्षण जो आपके होता है, पहला आपका होता है BMI, होता है बॉडी मास इंडेक्स, इनका नापा जाता है। नेक्स्ट आपका होता है फ्लेमिंगो, ठीक है, फ्लेमिंगो बैलेंस होता है, फ्लेमिंगो बैलेंस होता है आपका। ठीक है, और 50 मीटर दौड़ होता है इसके अंदर में, इससे इनका प्रशिक्षण मापा जाता है। 8 से 10 जो आपके 5 से 10 बच के 5 से और 8 के वर्ष के जो आपके बच्चे होते हैं ना, वो उनका शारीरिक से जो शारीरिक क्षमता कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है, इससे इन इन टेस्टों से मापा जाता है। नेक्स्ट जो आपका आयु वर्ग होता है आपका 9 से 18 वर्ष का होता है, इसमें जो प्रशिक्षण आपका होता है BMI, बॉडी मास इंडेक्स, मतलब कि अपने शरीर का भार को मापना। ठीक है, वो पुशअप्स हो गया, सिटअप्स हो गया, सिट एंड रिच हो गया, और शटल रन हो गया। ठीक है, तो इन सब से इनका प्रशिक्षण मापा जाता है, शारीरिक फिटनेस उनका कैसा है, शारीरिक क्षमता कैसा है कैसा नहीं है, तो ये सब मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा,
प्रोटीन के कोई 4 लाभ लिखिए। प्रोटीन का सभी को पता है, प्रोटीन के लाभ ही लाभ है। जो जिम जाता होगा उसको पता होगा प्रोटीन के सबसे ज्यादा क्या लाभ है। वैसे जो जिम नहीं जाते तभी भी आपको पता होना जरूरी है। देखो, जो कोई जिम जाता हो या नहीं जाता हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लगभग मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको जितना भी बॉडी वेट होगा ना, जितना भी बॉडी वेट होगा आपका, उतना ही समझ लो कि उतना ही लगभग लगभग एक आम आदमी को ना उतना प्रोटीन लेना चाहिए दिन भर के अंदर में। ठीक है, दिन भर खाने के अंदर में उतना प्रोटीन होना ही चाहिए। अगर आप और जैसे कि आप किसी दिन खाना रात को खाना खा के नहीं सोते हो, तो आपका ना मांसपेशी जो होता है ना वो कम हो जाता है। ठीक है, मांसपेशी आपका वजन क्या हो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, देखना कभी। ठीक है, तो ऐसा करना मत कभी भी, रात को बिना खाना खाए बिना सोना मत। ठीक है, प्रोटीन के 4 लाभ लिखना है। पहला तो हमारा को लिखना है कि मैंने टोटल इसमें 7 कितने हो गए हमारे, 5 6 मैंने लिख रखे, कोई भी आप 4 याद कर लेना। मांसपेशी का निर्माण करना, मरम्मत करना। ठीक है, वजन नियंत्रित करने के लिए। अब मांसपेशी देखो, मांसपेशी मोटिवेशन से क्या बनता है, हमारा मांसपेशी बनता है, मांसपेशी से हमारा शरीर का वजन बनता है, तो ये आपका लिख सकते सेकंड है ये। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है ये आपका। अगर मांसपेशी आपके देखो, प्रोटीन से मांसपेशी बनेगा, मांसपेशी से आपके शरीर के अंदर में ताकत आएगी, और ताकत आएगी समझ रहे हो, ताकत शरीर ताकतवर रहेगा तो आप रोग प्रतिरोधक क्षमता भी, तो बीमारी से लड़ भी तो पाओगे। नेक्स्ट आपका है शरीर के एंजाइम और हार्मोन्स में हार्मोन्स बनाने में मदद करता है, बिल्कुल सही है। हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। और रक्त शर्करा, ठीक है, रक्त शर्करा नियंत्रित करता है। ठीक है, ब्लड के अंदर में आपका शुगर को नियंत्रित करता है, तो ये सब काम करता है हमारा प्रोटीन। ठीक है, आगे चलो। तो हमारे तो टोटल हमारे 2 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं इसी तरह से। आशा करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके समझ में आ गया होगा। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो लेट्स नेक्स्ट सेशन हम करना स्टार्ट करें। फटाफट से कमेंट सेशन में लिखो, फटाफट से लिखो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करें कि नहीं लिखे, फटाफट से स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर में आपका देखो खंड आपका खासा है, इसके अंदर में आपका 3 मार्क्स वाले सारे सारे क्वेश्चन है, आपके 3 मार्क्स वाले सारे सारे क्वेश्चन है, तो उसको हम कंप्लीट करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 25 है। और आपको लग रहा है क्लास में थोड़ा सा जल्दी जल्दी ले रहा हूँ, तो हाँ मैं थोड़ा जल्दी जल्दी क्लास ले रहा हूँ क्योंकि हमारे पास कम समय है और हमें पढ़ना भी बहुत है। वैसे तो आपको बताऊं मैं 3 से 4 क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ, और 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में आपके 110% आपके इसी में से सारे सारे क्वेश्चन आएंगे, पूरी तैयारी आपका पूरा पक्का हो जाएगा। 3 से 4 क्वेश्चन पेपर आपको मैं करा रहा हूँ, इससे ज्यादा मत करना। 4 क्वेश्चन पेपर आपको मैं कराऊंगा, और चारों में से सारे सारे आपको 70 मार्क्स, पूरे 70 में से 70 मार्क्स पूरे पक्के हो जाएंगे आपके, मैं लिख कर गारंटी देता हूँ। ये 4 क्वेश्चन पेपर बड़े तरीके से तैयारी कर लेना बस। ठीक है, तो चलो करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप थोड़ा सा जल्दी इसीलिए करवा रहा हूँ, एग्जाम नजदीक है इसलिए। तो विशेष अवस्था, ठीक है, विशेष अवस्था वाले बच्चों के लिए शारीरिक, ठीक है, शारीरिक गतिविधि को सुलभ बनाने के लिए रणनीति का सुझाव कर देना है हमारे को। ठीक है, तो उनके लिए हम शारीरिक गतिविधि, खेल को, उनको खेल कर मतलब खेल को कैसे सुलभ बना सकते हैं उनके लिए। ठीक है, खेल को कैसे सुलभ बना सकते हैं हम, तो देखो इनके लिए हमारे को पहला हमारा जो उपाय आएगा, प्रत्येक बच्चों की विशिष्ट विकलांगता क्षमता और रुचियों को समझना, ताकि गतिविधि को उनकी जरूरतों के अनुसार अनुकूलित किया जा सके। मतलब कि उनको पहले विशिष्टता, उनके विशिष्ट, ठीक है, विकलांगता क्षमता, उनके कौन सी क्षमता है, ठीक है, बच्चों की विशिष्ट विकलांगता क्षमता, ठीक है, उनको विकलांग किस चीज से विकलांग है वह, ठीक है, उनकी रुचियां किसके अंदर, कौन से खेल में, इन सबको ढूंढना। नेक्स्ट आप कर सकते हैं हम खेल के मैदान या जिम जैसे स्थानों पर सुरक्षित सुलभ बनाना, उनको सुरक्षित सुलभ बनाना, अच्छे से आसानी से वह चल सके, इधर से उधर जा सकते बनाना, जैसे कि रैंप लगाना, उचित सतहों का उपयोग करना, शोर को कम करना, ये सब। नेक्स्ट हमारा आएगा ऐसे विशेष उपकरण प्रदान करना जो बच्चों को गतिविधि में भाग लेने में मदद करे, जैसे कि हल्के गेंद हो गए, बड़े हैंडल वाले रैकेट हो गया, व्हील चेयर अनुकूल, ठीक है, व्हील चेयर अनुकूल खेल उपकरण हो गए, तो ये सब उपकरण देना। ठीक है, तो ये टोटल 3 पॉइंट्स थे। ये 3 पॉइंट्स हैं। 3 नंबर वाला क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट ही हम मैक्सिमम मैक्सिमम 3 पॉइंट लिखेंगे। सॉरी, इससे ज्यादा मत लिखना। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट लिखना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। आहार के पोषक तत्वों के बारे में समझाइए। आहार के जो पोषक तत्व होते हैं उसके बारे में हमारे को समझाना है, चलो समझाते हैं। तो आहार के पोषक तत्व के बारे में पहले समझ लो। आहार के पोषक तत्व वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर को ऊर्जा देते हैं, ऊतकों का निर्माण और मरम्मत करते हैं और सभी बुनियादी कार्यों को करने में मदद करते हैं। तो ये आपका पोषक तत्व हो गया, सिंपल सा डेफिनेशन था। नेक्स्ट देखो, आपके 2 मुख्य वर्ग हैं आपके। वृहत, इसको जैसे कि पोषक तत्व को 2 भागों में बांटा जाता है। पहले तो बोलते हैं वृहत पोषक तत्व, ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। वृहत पोषक तत्व वह तत्व होते हैं जिसकी मात्रा ना हमारे शरीर में बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में चाहिए होता है, जिसकी मात्रा अधिक मात्रा में चाहिए होता है। सूक्ष्म पोषक तत्व वह तत्व होते हैं जिनकी मात्रा ना हमारे शरीर में ना कम मात्रा में चाहिए होता है, थोड़ी मात्रा में ही, क्वांटिटी में थोड़ा ही चाहिए होता है मगर चाहिए होता है।
और जो सबसे ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है वह कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया। कम मात्रा में जो चाहिए होता है खनिज लवण और विटामिन आपके होते हैं। ठीक, अब देखो, अब इसमें और लिख सकते हो आप। हमने एक नंबर के लिए यहाँ पे एक नंबर मिल जाएगा परिभाषा लिखने पे, एक नंबर हमारे को यहाँ पे मिल जाएगा, और एक नंबर का हमने ये दो लाइन लिख दिया है। लगभग लगभग हम पूरा हमारे को 3 में से 3 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। तो देखो अगला, ये सभी पोषक तत्व संतुलित आहार से मिलते हैं और शरीर के स्वास्थ्य कामकाज के लिए जरूरी हैं, क्योंकि शरीर उन्हें स्वयं नहीं बना सकता। ठीक है, और देखो ये सभी पोषक तत्व फलों, सब्जियों, साबुत अनाज, डेयरी उत्पादों से मिलते हैं। इतना लिख देना, 3 में से 3 मार्क्स पक्के हैं। इसमें ये नहीं बोला गया था कि पोषक तत्वों के बारे में समझाइए। ठीक है, तो हमारे पोषक तत्वों के बारे में समझाना था, एक एक के बारे में हमारे को ये तो नहीं पता था। कार्बोहाइड्रेट का पूरा डिफिनेशन बताओ, कार्बोहाइड्रेट क्या कार्य करता है, प्रोटीन क्या कार्य करता है, वसा क्या कार्य करता है। वैसे आप बताना चाहो तो उसको भी लिख सकते हो, बाकी मैंने इसी हिसाब से मैंने लिखा है। ठीक है, वो ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट क्या करता है हमारे शरीर में, इसको क्या कार्य होता है, कितना चाहिए होता है, ये सब सभी के बारे में आप कितना भी ऐसे भी लिख सकते हो इसका आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, प्रबंधन के कार्यों को सूचीबद्ध करें। ठीक है, प्रबंधन। ठीक है, प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट के अंदर में कौन कौन से का प्रबंधन, जो प्रबंधन के कार्यों को सूचीबद्ध करें। मतलब कि मैनेजमेंट इंग्लिश में हो तो मैनेजमेंट के कार्य क्या क्या होते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट जो होता है, या आप बोल सकते हो मैनेजर क्या क्या कार्य को देखता है, कौन कौन सी कार्यों को देखभाल करता है। ठीक है, ये सब मैनेजमेंट के बारे में बता रहा है, मैनेजर के बारे में बता रहा हूँ, वह क्या क्या कार्य करता है। और देखो उनमें से किन्हीं दो का वर्णन करें। ठीक है, अब मैनेजमेंट प्रबंधन के कार्यों, जो प्रबंधन मतलब मैनेज क्या क्या मैनेज किया जाता है उसका, बस मैनेजर हटा दो, यहाँ पे मैनेजर हटा दो। ठीक है, तो प्रबंधन के कार्यों को सूचीबद्ध करें, उनमें से किन्हीं दो की व्याख्या करना है हमारे को। चलो करते हैं। तो प्रबंधन के अंदर में आपका क्या क्या प्रबंधन के कार्य है। ठीक है, मैनेजमेंट के जो कार्य आपका होता है, पहला योजना बनाना होता है, संगठित करना होता है, नेतृत्व करना होता है और नियंत्रित करना आपका होता है। ये कार्य आपके हो गए। दो की व्याख्या करना हमारे को, जैसे कि पहला हम करते हैं योजना बनाना, भविष्य के लक्ष्यों को निर्धारित करना। और जैसे कि एक मैनेजर होता है ना, एक मैनेजर का भी आप बोल सकते हो सीधे, मैनेजर का भी कार्य जो आपका होता है ना, ये स्पेलिंग गलत है, मैनेजर का भी जो कार्य आपका होता है ना, वह यही होता है। ठीक है, मैनेजर का भी जो कार्य होता है यही सब करता है, यहाँ से ले योजना बनाने से लेकर नियंत्रण सब कुछ यही करता है मैनेजर। ठीक है, तो योजना बनाना पहले, भविष्य के लक्ष्यों को निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम तरीकों और कदमों का निर्धारण करना। नेक्स्ट आप लिखोगे संगठित करना, कार्य को विविध, ठीक है, कार्य को विभाजित करना, संसाधनों का आवंटन करना और अधिकार व उत्तरदायित्व का को सौंपना। ठीक है, तो मतलब कि जो जिसका जो कार्य है उसको दे देना। ठीक है, जिसका जिसका जो कार्य है उसको दे देना, इसका मतलब ये है इस लाइन का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 28 आएगा, सेल्फ टॉक क्या है। सेल्फ टॉक के दो लाभ लिखिए। सेल्फ टॉक का मतलब होता है खुद से बात करना। ठीक है, खुद से जब आप बात करते हो तो उसका क्या फायदा होता है, उसके दो लाभ, सेल्फ उसके मतलब सेल्फ टॉक खुद से बात करना क्या होता है, उसके दो लाभ हमारे को लिखना है। ठीक है, तो ये तो आसानी क्वेश्चन है। देखो, तो सेल्फ टॉक के पहले क्या होता है, बस समझो। सेल्फ टॉक जिसे हम बोलते हैं स्वयं से बात करना, खुद से बात करना, या वह, ठीक है, खुद से बात करना वह आंतरिक संवाद है। मतलब कि आंतरिक संवाद है जो एक व्यक्ति अपने मन में करता है, अपने मन में करता है। यह विचार प्रश्न या यह विचार प्रश्न विचार, फिर से विचार आ गया। ठीक है, यह विचार प्रश्न और भावनाएं हो सकती है जो किसी व्यक्ति के दिमाग में लगातार चलती रहती हैं। या यह यह या तो सकारात्मक हो, मतलब कि यह या तो सकारात्मक हो सकती है जिससे कि आत्मविश्वास बढ़ता है, या तो नकारात्मक हो सकता है जिससे कि तनाव या चिंता हो सकती है। तो ये सब चीजें सोच सब होता है। और दो लाभ दे लिखना है हमारे को, ये भावना को प्रबंधित करने, तनाव व चिंता को कम करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये सब ना इस प्रकार से भावनाओं को प्रबंधित करता है। भावनाओं को मतलब कि इसको इकट्ठा बांध करके रखता है, मैनेजमेंट करता है, कौन सी भावना को आने देना है, कौन सी भावना को नहीं आने देना अपने दिमाग के अंदर में। ये सब तनाव चिंता को कम करने में मदद करता है। अवसाद हो गया, डिप्रेशन, चिंता के लक्षणों में कमी लाता है। ठीक है, खुद से बात करके, खुद से सुनो क्या समस्या है, खुद से बात करना, क्या समस्या चल रहा है मेरी जिंदगी के अंदर में, और क्या क्या दुख है उसको बात करना, फिर उसको समाधान को ढूंढना। तो इस सबसे ना हम अपने चिंता चिंता हो गया, ठीक है, अवसाद हो गया, इन सबसे हम दूर जा सकते हैं। तो ये सब था, छोटा मोटा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा है मैं तो है भी, तो मैं बोलूँ तो इसमें से जो कोई है भी तो पूछा जा रहा है नहीं रहा है बिल्कुल भी। ठीक है, कोई भी ज्यादा उतना हैवी क्वेश्चन नहीं आएगा, सभी आसान आसान क्वेश्चन है, सभी के आंसर आप पढ़े लिखे तो आराम से बढ़िया तरीके से पढ़े हो ना, आप अपने चीजों पढ़ के आ रखे हो बढ़िया तरीके से बुक्स को, एनसीईआरटी को ही। ठीक है, तो बस आराम से दे सकते हो। बाकी मैंने तो बोल ही रखा 3 से 4 क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ, उसमें से 7 क्वेश्चन पेपर आएगा।
मैं लिख के दे रहा हूँ भाई, लिख करके दे रहा हूँ, 100% गारंटी। नहीं आया ना फिर मुझे आगे बताना सर जी क्वेश्चन नहीं आया आप में से, ठीक है। मगर 4 क्वेश्चन को 4 में से हर एक क्वेश्चन बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना, ठीक है। और क्वेश्चन पूछने से पहले ना, मैं दिखाने से पहले ना कुछ देख करके आना, हाँ सर ने पढ़ाया है कि नहीं है, पहले चेक करके आना अच्छी तरह से, ठीक है। चलो क्वेश्चन में बात करते हैं 29। मांसपेशियों प्रणाली पर अल्पकालीन व्यायाम के किन्हीं तीन शारीरिक प्रभावों का विस्तार से वर्णन करें, ठीक है। तो व्यायाम करते हैं, उसमें हमारे को सारी जो हमारा होता है व्यायाम करने पर अल्पकालीन व्यायाम के किन्हीं, ठीक है, शारीरिक प्रभाव भी पड़ता है, ठीक है। अल्पानी के बजाय जैसे कि पंप हो जाना शरीर हमारा, ठीक है, पंप हो जाना, रक्त का जो क्या बोलते हैं, रक्त का प्रेशर होता है, मतलब रक्त जल्दी जल्दी बहना, अपने हर एक हिस्से में चले जाना, ठीक है। तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं छोटे छोटे समय के लिए, बहुत सारे शरीर शरीर के अंदर में चेंजेस होने लग जाते हैं, थोड़े समय के लिए रहते हैं चेंजेस जो रहते हैं, परिवर्तन जो रहता है थोड़े समय के लिए रहते हैं। कौन कौन से है वह देखो, पहला आपका आएगा रक्त आपूर्ति में वृद्धि, ठीक है। तो व्यायाम के दौरान कार्यशील मांसपेशी में रक्त का प्रवाह काफी बढ़ जाता है, यह बढ़ती हुई रक्त आपूर्ति ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की मांग को पूरा करने में मदद करता है। और ये जो आपूर्ति जो होता है, अगर रक्त प्रवाह जो बढ़ जाता है हमारा, जो ऑक्सीजन को वहां पर पहुंचाना होता है इसलिए बढ़ जाता है, और प्लस में पोषक तत्वों का भी मांग होता है, इसलिए वहां पर जल्दी जल्दी प्रेशर में वहां तक पहुंचाया जाता है रक्त को। नेक्स्ट आपका लिख सकते हो मांसपेशियों का तापमान बढ़ना, इससे ना मांसपेशियों का तापमान बढ़ जाता है। मांसपेशियों की गतिविधि से गर्मी उत्पन्न होती है, जिससे कि मांसपेशियों का, ठीक है, स्थानीय तापमान बढ़ जाता है। यह बढ़ा हुआ तापमान एंजाइम गतिविधि को, ठीक है, एंजाइम गतिविधि को अनुकूलित करता है, मांसपेशियों के लचीलेपन में सुधार करता है, ठीक है। और देखो जैसे कि अपना, जैसे कि आपको मैं बता दूं, एग्जाम आपको एक्सरसाइज करने से पहले, जिम करने से पहले आपको सबसे बढ़िया तरीके से ना शरीर को ना सबसे पहले वार्म करना चाहिए, शरीर को एकदम बढ़िया तरीके से गर्म कर लेना चाहिए, जिससे कि ना हमारे शरीर में ना लचीलापन चालू हो जाता है। लचीलापन हर एक बॉडी पार्ट के अंदर लचीलापन हो जाता है, और किसी और आप बढ़िया तरीके से शरीर को गर्म कर लोगे, इससे ना आपको ना इंजरीज जो भी जैसे कि इंजरीज, कोई भी जैसे कि इंजरीज को क्या बोल सकते हैं हिंदी में, मतलब कि चोट वोट हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, तो वो सब लगने से आप बच सकते हो, ठीक है। तो इसलिए वार्म अप बहुत बढ़िया जरूरी आता है, करना जरूर। नेक्स्ट आप लिखोगे, नेक्स्ट आप लिख सकते हो मांसपेशियों में थकान, ठीक है, ये थोड़े समय के लिए होता है। यह तीव्र या लंबे समय तक व्यायाम के परिणाम स्वरूप मांसपेशी में थकान और संभावित रूप से दर्द हो सकता है, ठीक है, दर्द हो सकता है। यह ऊर्जा भंडार के कम, ठीक है, ऊर्जा भंडार मतलब कि ऊर्जा में कमी के होने और लैक्टिक एसिड के बनने के कारण ये सब आपका होता है, ठीक है। और लैक्टिक एसिड जो आपका बनता है वह भी धीरे धीरे ठीक और कम हो जाता है उसका मात्रा, ठीक है, वो खत्म हो जाता है फिर। तो ये सब आपके अल्पकालीन थोड़े समय के लिए आपके शरीर के अंदर में परिवर्तन दिखता है, फिर अपने आप से नॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट आपका 13 क्वेश्चन है, इतना पढ़ने की, यहाँ से लेकर पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ से देखो बस। देखो जैसे कि पढ़ने की जो जरूरत है, देखो पल्लव हमेशा बिस्तर पर लेटे हुए टीवी देखती है, ठीक है, पल्लव देखती है और उसकी पीठ में दर्द होने लगा, और उसके कंधे दाहिने ओर झुक गए, उसके कंधे क्या दाहिने ओर झुक गए, ऐसे झुक गया ऐसे, ठीक है, कंधे। तो डॉक्टर ने उन्हें व्यायाम करने और स्वस्थ आहार का पालन करने की सलाह दी। पल्लवी, ठीक है, पल्लवी किस विकृति से पीड़ित है, तो पल्लवी के लिए कोई 4 सुधारात्मक उपाय सुझाइए। तो ये किस चीज से है, कौन सी, जैसे कि हमारा रीढ़ की हड्डी का सी आकार में बन जाना, ऐसे आकार में बन जाना स्कोलियोसिस कहलाता है, ठीक है। और इसमें और रीढ़ की हड्डी से संबंधित जो बीमारी, आपका स्कोलियोसिस हो गया, काइफोसिस हो गया, आपका लोडोसिस हो गया, ये 3 प्रकार के बीमारी आपको देखने को मिलता है। तो चलो करते हैं इसका आंसर। तो पहला स्कोलियोसिस है, स्कोलियोसिस के बारे में बताना है, फिर हमारे को 4 उपाय बताने हैं, ठीक है। तो 4 और फिर 4 बताने हैं क्या, 4 सुधारात्मक उपाय, इसके बारे में वाक्य मत करना, 4 उपाय लिख देना बस। स्कोलियोसिस आपका आएगा, यह रीढ़ की हड्डी का एक पार्श्व घुमाव है, ठीक है, पार्श्व घुमाव है जो आमतौर पर खराब बैठने या लेटने की स्थिति के कारण होता है, ठीक है। तो ये सुन लिखना, ये रीढ़ की हड्डी का एस ऐसे लिख देना, एस या सी, ठीक है, ऐसी या सी घुमाव है, ठीक है, ऐसी या सी घुमाव है। ऐसे सी का मतलब ये है कि ऐसे आकार में घूम जाता है, या तो हमारा रीढ़ की हड्डी, या तो सी के आकार में, जैसे कि हमारा क्या हो गया स्कूल से हम दाहिने और मुड़ गए, तो हमारा सी बन गया ना यहाँ पर रीढ़ की हड्डी के अंदर में, तो ये हो गया, ठीक है। तो स्कोलियोसिस की परिभाषा ये हो गया। 7 और 4 सुधारात्मक जो आपके उपाय आएंगे, पहला आपका आएगा बैठते, खड़े होते या लेटे समय हमेशा शरीर, ठीक है, हमेशा सही मुद्रा बनाए रखे, जैसे कि मैं अभी बैठा हुआ हूँ, ठीक है, तो मुझे बैठते हुए क्या सीधे कमर रखना चाहिए, ठीक है, सीधे कमर होना चाहिए, ये सब। आगे देखो, बिस्तर पर लेटे हुए टीवी देखने से बचे, बिस्तर पर लेटे हुए टीवी नहीं देखना चाहिए। आगे करते आएंगे, पीठ की सब मांसपेशी को मजबूत बनाने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करें, एक्सरसाइज कर सकते हैं हम।
और जैसे कि स्ट्रेचिंग और योग, ये सब जिम भी कर सकते हैं। आगे आएगा सिक्स, कोई चार लिखना था हमारे को, पांच लिख रखा है, कोई भी चार बेस्ट याद कर लेना, ठीक है। हड्डी और मांसपेशी के स्वास्थ्य के लिए कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर संतुलित आहार लें, ठीक। नेक्स्ट आपका, यदि अवसक हो तो डॉक्टर की सलाह पर पेट की ब्रश हो गया, ठीक है, पेट की ब्रश या अन्य उपकरण, अन्य सहायक उपकरणों का उपयोग करें। इसमें जो भी आपका जैसे कि रीढ़ की हड्डी को ठीक करने के लिए जैसे कि कोई भी उपकरण होते हैं उसका यूज करो। ये सब आपके हैं चार पॉइंट, चार पांच पॉइंट मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। तो चलो, अब हमारा 3 नंबर वाले क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। 2 मार्क्स और 3 मार्क्स हमने सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपसे स्टूडेंट को मैं 4 नंबर वाले क्वेश्चन आपके और 5 नंबर वाले क्वेश्चन बच गए हैं, कुछ ही ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, उनको मैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करा दूंगा। तो आज की इस क्लास को हम यही भी फिनिश करते हैं, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो क्लास के अंदर में। तब तक आप स्टूडेंट को क्या करना है, हमारे वीडियो का फर्स्ट पार्ट देख लेना, और उससे पहले ही दो कुछ सेट पेपर क्वेश्चन पेपर मैंने कराए हैं, उनके वीडियो को भी देख लेना, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, या इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं दे दूंगा, फटाफट से जाकर देख लो और 70 में 70 मार्क्स अपने पूरे पक्के कर लो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत।